देश दुनिया की सारी बड़ी खबर के साथ के सामने मौजूद दोस्तों चलिए सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट आपको बताएंगे दोस्तों। कई महीनों के बाद आखिरकार इंडिया गठबंधन को एकजुट होने का मिल चुका है बड़ा मौका दोस्तों। बताएंगे कैसे पार्लियामेंट के अंदर जहां पर एक और कानून फाड़कर बीजेपी के मंत्री के खिलाफ फेंका गया दोस्तों, लेकिन अब तमिलनाडु से लेकर पश्चिम बंगाल से लेकर हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, झारखंड, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल के साथ साथ जम्मू कश्मीर के अंदर पूरा इंडिया गठबंधन एकजुट होने जा रहा है दोस्तों। और जोरदार तरीके के अलग अलग क्षेत्रों के अंदर अलग तरीके के आंदोलन के ऐलान किए गए हैं। बताएंगे कौन से मामले को लेकर पूरा इंडिया गठबंधन फिर से एकजुट हो रहा है दोस्तों। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट तरफ बताएंगे कहां पर कांग्रेस ने फैसला लिया है कि केवल विरोध नहीं करेंगे बल्कि भाजपा के दफ्तर के बाहर जाकर जोरदार तरीके से विरोध करेंगे, जिसके बाद कांग्रेस और भाजपा के कार्यकर्ताओं में झड़प भी देखने को मिली है दोस्तों। बताएंगे किस तरीके का रहा मामला, कैसा गहमा गहमी वाला हो गया और तमिलनाडु के अंदर कितने लाख लोगों के नाम काटे गए हैं, डिटेल में जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। और एप्स्टीन फाइल को लेकर भी बताएंगे क्या नई अपडेट सामने आई है दोस्तों। एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि एप्स्टीन की फाइल खुलेगी तो सबसे बड़ी पार्टी सबसे बुरी तरीके से हिल जाएगी, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखा ताकि दोस्तों ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर ऐसा बहुत कम बार देखने को मिलता है जब पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन एकजुट हो जाता है दोस्तों। वोट चोरी के मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी की ओर से आंदोलन जरूर किया जा रहा है, लेकिन विपक्ष का उस तरीके का समर्थन नहीं है। यानी इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से अगर वोट चोरी के मामले को लेकर कहा जाएगा कि एकजुट है तो काफी मुश्किल है दोस्तों। लेकिन एक ऐसा मुद्दा सामने आया है जिसके बाद इंडिया गठबंधन आपस में एक बार फिर से चट्टान की तरह मजबूती के साथ खड़ी हो गई है दोस्तों। दरअसल भारत के संसद के अंदर मनरेगा कानून को हटाकर एक नया कानून लेकर आया गया, विकसित भारत जी राम जी कानून, जिसके मसौदे को लोगों ने फाड़ कर संसद भवन में इंडिया गठबंधन के सांसदों ने बीजेपी के मंत्री की ओर उछाल दिया दोस्तों। और साफ संकेत दे दिए कि असली लड़ाई अब संसद के बाहर सड़कों पर होने वाली है दोस्तों। जैसा ही ऐलान किया गया उसी के अनुसार अब काम शुरू हो चुका है। अलग अलग राज्यों के अंदर विरोध की नई नई रूपरेखा तय करनी शुरू कर दी गई है दोस्तों। पहले कांग्रेस पार्टी ने 27 तारीख को अचानक से CWC यानी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई है, जिसमें मनरेगा योजना को खत्म करके महात्मा गांधी का नाम हटाने के मामले को लेकर और नियमों में किए गए ऐसे बदलाव जिससे राज्यों पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, उसे लेकर विरोध प्रदर्शन की एक रूपरेखा तय की जाएगी दोस्तों। आपको बता दें कि इस रूपरेखा को तय करने के लिए 27 को कांग्रेस ने बैठक बुलाई, लेकिन इंडिया गठबंधन की अलग अलग पार्टियों के द्वारा अलग अलग तरीके का अपना विरोध का प्लान शुरू हो चुका है दोस्तों। इंडिया गठबंधन की सबसे मजबूत पार्टियों में से एक डीएमके पार्टी भी अब मैदान में कूदी है दोस्तों। डीएमके पार्टी ने अपने गठबंधन धर्मनिरपेक्ष प्रगतिशील गठबंधन को आगे कर दिया है, जिन्होंने कहा है कि वो 24 दिसंबर को सुबह 10 बजे चेन्नई सहित राज्य के सभी जिलों के अंदर विरोध प्रदर्शन करेंगे। ये प्रदर्शन केंद्र सरकार के कदम की निंदा करते हुए किया जाएगा। AIADMK यानी भारतीय जनता पार्टी के तमिलनाडु में सहयोगी पार्टी का भी विरोध किया जाएगा दोस्तों। डीएमके ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार मनरेगा में संशोधन के नाम पर उसे खत्म कर रही है। ग्रामीणों की जो आजीविका है, लाइवलीहुड है, यानी जीने का एक साधन है, उसे समाप्त किया जा रहा है। इसके साथ ही परियोजना के काम में बाधा डाली जा रही है। वित्तीय आवंटन यानी पैसा कैसे बटेगा, इसमें भी बदलाव करते हुए राज्य सरकार के ऊपर 40% बजट का बोझ डाल दिया गया है और तमिलनाडु की सरकार इसका पुरजोर तरीके से विरोध कर रही है दोस्तों। यानी 24 तारीख को चेन्नई से लेकर हर जिले के अंदर तमिलनाडु में जोरदार तरीके का विरोध होगा दोस्तों। और इस विरोध की हवा को और तेज किया है कांग्रेस पार्टी की पंजाब की इकाई ने, और पंजाब के अंदर भी जोरदार तरीके का विरोध होगा दोस्तों। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा है कि ये जो विकसित भारत जी राम जी बिल लेकर आए हैं, यानी विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, इस बिल का आम आदमी पार्टी विरोध करती है और इसीलिए स्पेशल सेशन बुलाया गया है पंजाब के विधानसभा का दोस्तों। यानी इस बिल पर विरोध करने के लिए ये विशेष सेशन बुलाया गया है। एक तरीके से दोस्तों सारे विधायक एकजुट होकर बीजेपी की सरकार के VBG राम जी योजना का विरोध करने वाले हैं, क्योंकि जो योजनाओं में परिवर्तन किए गए हैं ये पूरी तरीके से बर्दाश्त करने वाले नहीं है दोस्तों। यानी पंजाब की सरकार भी अपने तरीके से कार्रवाई के लिए मैदान में उतर चुकी है दोस्तों। तृणमूल कांग्रेस ने तो अपने सारे सांसदों को भेजकर 12 घंटे संसद भवन के दहलीज पर आंदोलन करवाया दोस्तों। आपको बता दें कि संसद भवन के मकर द्वार पर रात 12 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक तृणमूल कांग्रेस के सांसद विरोध कर रहे थे दोस्तों। आपको बता दें कि इस विरोध में कांग्रेस पार्टी के भी कई सांसद मौजूद रहे, जैसे इमरान प्रतापगढ़ी यहाँ पर थे दोस्तों। ऐसा ही अन्य पार्टियों के सांसदों ने भी तृणमूल कांग्रेस का समर्थन किया। तो तृणमूल कांग्रेस अपने तरीके से भी एक नए तरीके से विरोध कर रही है। अगर आप भी मानते हैं कि इंडिया गठबंधन की जो पार्टी जैसे चाहे अपने तरीके से विरोध करे, इस कानून के लाने का पुरजोर तरीके से विरोध किया जाना चाहिए, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। और अगर एकजुटता होगी तो इसका दूर तक असर देखने को मिलेगा। अगर आप भी मानते हैं कि इंडिया गठबंधन की एकजुटता ही एक बड़ा समाधान है, एक बड़ी जीत की और इशारा है, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। और पूरे इंडिया गठबंधन को मनरेगा को वापस लाने के लिए एड़ी चोटी का दम लगा देना चाहिए, क्योंकि सबको पता है कि जब जोरदार तरीके का आंदोलन होता है बीजेपी सरकार तुरंत झुक जाती है। चाहे तीनों काले कानून का मामला हो, या फिर भूमि अधिग्रहण बिल हो, या फिर और भी कई सारे कानून हो दोस्तों, बीजेपी को लगभग सारे कानून पर, खासकर उन कानून पर जिस पर विपक्ष ने एकजुट होकर विरोध किया है, पीछे हटना ही पड़ा है। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा अगर आप भी मानते हैं कि इंडिया गठबंधन एकजुट होगा तो इस कानून पर भी बीजेपी को पीछे हटना पड़ेगा। तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर
नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर रद्द होने के मामले को लेकर बीजेपी को हर जगह पर विरोध का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों, विरोध कांग्रेस पार्टी कर रही है। कांग्रेस ने पहले फैसला लिया था कि सड़कों पर उतरकर विरोध करेंगे, बीजेपी के खिलाफ विरोध करेंगे, लेकिन अब फैसला लिया गया है कि भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के बाहर जोरदार तरीके से विरोध करेंगे और बताएंगे कि कैसे राहुल गांधी और सोनिया गांधी को फंसाने के लिए तमाम तरीके के षड्यंत्र अपनाए गए। दरअसल दोस्तों, अब जो दावा सामने आ रहा है उसके अनुसार कांग्रेस पार्टी ने दफ्तर जा जाकर बीजेपी के खिलाफ विरोध का ऐलान किया, तो उसके बाद कई जगह पर आपसी मारपीट भी देखने को मिल रही है। कांग्रेस पार्टी ने पूरे प्रदेश में भाजपा कार्यालय के घेराव का ऐलान किया दोस्तों, यानी कांग्रेस पार्टी ने फैसला लिया कि अब बीजेपी के दफ्तर पर जाकर ही जोरदार तरीके से विरोध करेंगे। इसके बाद सूरजपुर जिला कांग्रेस कमेटी ने बीजेपी के कार्यालय का घेराव करना चाहा दोस्तों, और हल्ला बोल के नारे लगाए, और माहौल जिस तरीके से बन गया था, पूरी तरीके से दबाव भारतीय जनता पार्टी के ऊपर था। प्रदेश कांग्रेस के कमेटी के आह्वान के बाद हल्ला बोल आंदोलन जिला कांग्रेस के अध्यक्ष शशि सिंह के नेतृत्व में आगे बढ़ा। इसमें सैकड़ों कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि और पूर्व विधायक और पार्टी के पदाधिकारी भी शामिल हुए। प्रदर्शन के दौरान जिला भाजपा कार्यालय का घेराव किया गया, पुलिस के साथ कार्यकर्ताओं की झड़प भी हो गई। दोस्तों, कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने केंद्र सरकार पर संवैधानिक संस्थानों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। दोस्तों, आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के मंसूबों पर पानी फिर गया और आखिरकार सत्य की जीत हो गई। प्रदर्शन के पहले बाईपास चौक के पास बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता इकट्ठा हुए, पुलिस के साथ हाथापाई भी देखने को मिली। दोस्तों, झड़प देखने को मिली। कुल मिलाकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने फैसला लिया है कि वो बीजेपी के खिलाफ किसी ऐरे गहरी जगह पर आकर सड़क पर विरोध नहीं करेंगे, बल्कि आरएसएस के दफ्तर के पास जाकर और बीजेपी वालों के दफ्तर के पास जाकर विरोध करेंगे, यानी भाजपा ऑफिस के पास आंदोलन होगा। कुल मिलाकर दोस्तों, कांग्रेस पार्टी एग्रेसिव तरीके से आगे बढ़ रही है, चाहे छत्तीसगढ़ हो या देश का अन्य कोई राज्य हो। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जिसमें दुनिया भर के सबसे अमीर एजेंसी कॉर्पोरेशन में से एक मुंबई नगर निगम के चुनाव, बीएमसी के चुनाव होने जा रहे हैं। बीजेपी और शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के बीच में सीट आवंटन को लेकर लगातार रस्साकसी चल रही है। दोस्तों, जानकारी मिली है कि बीजेपी ने इस चर्चा में शिंदे से एकदम सही बोल दिया है, साफ साफ बोल दिया है कि 227 में से उनको केवल 52 सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका दिया जाएगा और बाकी सीट पर भारतीय जनता पार्टी और एनसीपी अजित पवार गुट को लड़वाया जाएगा। दोस्तों, ऐसे में ये बहुत बड़ा अपमान है एकनाथ शिंदे का। उनकी पार्टी के पास तो इससे ज्यादा प्रभाव रहता है बीएमसी के चुनाव में, वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़े दोस्तों, लेकिन जिस तरीके की स्थिति बन रही है बीएमसी के चुनाव में, भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से चुनाव लड़वाना चाहती है और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लड़ने को लेकर भी तैयारी कर रही है। आप लेकर जरूर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर उत्तर प्रदेश के अंदर बहराइच में पुलिस की अति भक्ति के मामले को लेकर प्रशासन बुरी तरीके से घिर चुका है। दोस्तों, एक निजी कार्यक्रम के दौरान कथावाचक पुंडरीक स्वामी को पुलिस परेड करके गार्ड ऑफ ऑनर दिए जाने के मामले ने तूल पकड़ा है। दोस्तों, इसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जब आया तब डीजीपी ने मामले पर संज्ञान लेते हुए बहराइच के पुलिस अधीक्षक को तत्काल स्पष्टीकरण और विस्तृत रिपोर्ट के लिए बुलाया। दोस्तों, दरअसल बहराइच के अंदर कथावाचक का स्वागत करने के लिए पुलिस कर्मियों ने न केवल पुलिस लाइन में परेड करके दरवाजा खोल दिया, बल्कि प्रोटोकॉल को ताक पर रखते हुए उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। यह सम्मान आमतौर पर राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और उच्च न्यायाधीशों के लिए तय किया गया है। यानी यहाँ पर एक अलग ही तरीके का नजारा देखने को मिला, जिसे लेकर जोरदार तरीके की नाराजगी पूरे देश भर के अंदर देखने को मिली। दोस्तों, पत्रकारों ने पूरे मामले पर कार्रवाई करने के लिए बीजेपी को जोरदार तरीके से निशाने पर लेना शुरू कर दिया दोस्तों, और उसके बाद जाकर अब यह कार्रवाई हुई है। दो शब्द जरूर लिखा बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार के अंदर हिजाब के प्रकरण वाले मामले को लेकर डॉक्टर नुसरत परवीन को झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार की ओर से नौकरी का ऑफर दिया गया है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने नुसरत को 3 लाख रुपए वेतन और सरकारी फ्लैट और मनचाहा पोस्टिंग देने का प्रस्ताव दिया है। दोस्तों, उन्होंने कहा कि नुसरत को सुरक्षा के साथ सम्मान भी दिया जाएगा। झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि मैं पहले एक चिकित्सक यानी डॉक्टर हूं, फिर मंत्री हूं। किसी डॉक्टर, बेटी या महिला के सम्मान से समझौता झारखंड में संभव नहीं है। एक डॉक्टर के साथ हुए अमर्यादित घटना हम सभी मेडिकल कर्मियों को गहराई के साथ आघात पहुंचाते हैं। हम महसूस कर रहे हैं कि बच्ची और उसके परिवार पर क्या बीत रही होगी, ये बात हमको महसूस हो रही है। कुल मिलाकर दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो बिहार में है उसने कोई कार्रवाई नहीं की, यानी अपमान किए जाने पर नीतीश कुमार और अन्य लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। दोस्तों, तो अब झारखंड से ऑफर आया है और झारखंड में उन्हें आने के लिए बोला जा रहा है ताकि उनका ख्याल रखा जा सके। और झारखंड के मुख्यमंत्री इरफान अंसारी खुलकर बोल रहे हैं कि अगर नुसरत यहाँ पर आती है झारखंड में तो उनको एक सरकारी नौकरी के साथ साथ फ्लैट भी दिया जाएगा और वेतन भी दिया जाएगा। अब देखते हैं इस मामले पर आगे क्या कार्रवाई होती है। दोस्तों, कुल मिलाकर अपने तरीके से एक ऑफर देकर इरफान एक पड़ोसी राज्य के मंत्री की भूमिका निभा रहे हैं। आप लोग इस पूरे मामले पर क्या कहना चाहते हैं दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें इस कपकपाती ठंड के अंदर खगड़िया बिहार से एक बड़ी अपडेट आई है दोस्तों, जहां पर शुक्रवार को बीते दिन एक ऐसी खबर आई है जिससे स्थिति और ज्यादा गर्मा गई है, राजनीति गर्मा गई है। यहाँ के विभिन्न दलों के कई दिग्गज नेताओं ने पटना स्थित कांग्रेस
कांग्रेस पार्टी के प्रदेश कार्यालय सदाकत आश्रम में कांग्रेस पार्टी की सदस्यता हासिल कर ली है। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम मौजूद रहे। राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर चंदन यादव और खगड़िया जिला कांग्रेस के जिला अध्यक्ष डॉक्टर अविनाश कुमार मौजूद रहे। कांग्रेस पार्टी खगड़िया जिला के अध्यक्ष डॉक्टर अविनाश कुमार अविनाश ने शुक्रवार को पटना के अंदर एक इतिहास लिखा। दोस्तों, उन्होंने कहा कि सभी लोगों ने जननायक राहुल गांधी में अपनी आस्था दिखाते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए, विचारधारा को मजबूत करने के लिए कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है। जिन नेताओं ने कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है दोस्तों, उसमें ज्यादातर राष्ट्रीय जनता दल के नेता है। इस अवसर पर राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व जिला के अध्यक्ष कुमार रंजन और युवा आरजेडी के पूर्व प्रदेश के महासचिव संजय कुशवाहा, स्वराज इंडिया के खगड़िया जिले के प्रवक्ता विप्लव रणधीर के साथ साथ स्वराज इंडिया के जिला अध्यक्ष संजय गुप्ता और यूथ फॉर स्वराज के खगड़िया के जिला संस्थापक अभिमन्यु शाह और स्वराज इंडिया के किसान प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष राहुल चंद्रा कांग्रेस पार्टी के छत्र छाया में आ गए। दोस्तों, बिहार के अंदर कांग्रेस पार्टी को तेजी से सदस्यता अभियान चलाना चाहिए। आप लोग पूरे मामले अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जिसमें केरल के अंदर आरएसएस के गीत गाने को लेकर इंकार करते हुए क्रिसमस के समारोह को ही रद्द कर दिया गया। केरल के अंदर कई डाकघरों में 18 दिसंबर को प्रस्तावित क्रिसमस समारोह रद्द कर दिया गया। दोस्तों, आरोप यह है कि कर्मचारियों से आरएसएस के गण गीतम गाने के लिए बोला जा रहा था, यानी आरएसएस का गाना गाने के लिए बोला जा रहा था, जिसे कर्मचारियों ने मना कर दिया। गीत गाने से इंकार करते हुए कर्मचारियों ने कहा कि वो कभी इस तरीके का गाना नहीं गा सकते। इसके बाद कर्मचारियों को सजा देने की बातें भी चल रही थी। दोस्तों, राज्यसभा के सांसद जॉन ब्रिटास ने इस मामले पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को पत्र लिखकर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि क्रिसमस आस्था और समावेशन के साथ साथ सद्भावना का पर्व होता है, त्योहार होता है। ये कोई राजनीतिक दबाव का अवसर नहीं होता जहां पर आरएसएस के गाने लोगों से गवाए जा रहे हैं और इसी का विरोध करते हुए लोगों ने अपने अपने तरीके से कार्यक्रम में शामिल होने से ही मना कर दिया है। दोस्तों, सबको पता है कि केरला के अंदर 1/3 आबादी क्रिश्चियन समाज की आबादी है। दोस्तों, ऐसे में क्रिश्चियन समाज के लोग क्योंकि क्रिसमस मनाते हैं तो ये उनका धार्मिक उत्सव होता है, लेकिन अगर लोगों से जबरदस्ती आरएसएस का गाना गाने के लिए बोला जाएगा तो कहीं ना कहीं लोग इस बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे और कहीं ना कहीं विरोध जताने का एक तरीका अपनाया गया है। दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि इस तरीके से दबाव नहीं बनाया जा सकता किसी के ऊपर कि केरल में आरएसएस का गीत गाने से इंकार करते हुए लोगों को क्रिसमस समारोह को ही रद्द करना पड़ा, आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों, इसी के साथ में कर्नाटका के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार ने ऐसा किया है जिसका असर दूर तक हो रहा है और बीजेपी वाले काफी ज्यादा डरने लगे हैं। दोस्तों, दरअसल हुआ यह कि कर्नाटका सरकार ने राज्य के विधानसभा में कर्नाटका हेट स्पीच एंड हेट क्राइम प्रिवेंशन बिल 2025 को पेश किया। दोस्तों, इस बिल का जो उद्देश्य है, जो कानून में तब्दील होगा तो समाज में नफरत फैलाने वाले भाषणों और अपराधों को रोकथाम तथा ऐसे मामले में कड़ी सजा और पीड़ितों को मुआवजा सुनिश्चित करने जैसे प्रावधान रखे गए हैं। बिल के अनुसार हेट स्पीच किसी भी ऐसी अभिव्यक्ति को कहा गया है, चाहे बोली गई हो या लिखी गई हो, सांकेतिक हो या फिर दृश्य के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक संचार के जरिए जो सार्वजनिक तौर पर व्यक्तियों, समूहों और समुदायों के प्रति चोट पहुंचाने और वैमनस्य या घृणा फैलाने के नियत से की गई हो। वहीं हेट स्पीच को ऐसे किसी भी घृणात्मक अभिव्यक्ति के संचार, प्रकाशन और प्रसारण, प्रचार, उकसावे या प्रयास के उत्पन्न अपराध बताया गया है। बिल के प्रावधान है कि हेट क्राइम करने वाले व्यक्ति को कम से कम 1 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक की सजा और 50,000 रुपए तक का जुर्माना होगा। बार बार अपराध करने वालों के लिए 2 वर्ष से 10 वर्ष की सजा और 1 लाख का जुर्माना निर्धारित किया गया है। आप लोग इस पूरे मामले पर क्या राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर महाराष्ट्र के शहर पुणे के अंदर हड़पसर में लाखों की शराब के साथ बीजेपी का नेता गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों की पहचान वेदांत राहुल कामठे और आकाश तुकाराम मुंडे के रूप में किया गया है। दोनों हड़पसर के निवासी हैं। पुलिस के अनुसार वेदांत कामठे उरुली देवाची नगर निगम चुनाव में बीजेपी के पार्टी के उम्मीदवार राहुल कामठे के पुत्र हैं। वाहन और शराब सहित जब्त की गई संपत्ति का कुल मूल्य अगर आप देखेंगे तो 7 लाख रुपए आंका गया है, यानी 7 लाख रुपए की शराब को इधर से उधर कर रहे थे, तस्करी कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के नेता का बेटा। और अब जब पकड़ा गया है दोस्तों, तो सोशल मीडिया पर भारतीय जनता पार्टी वालों से सवाल पूछा जा रहा है। और क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी के नेता जो चुनाव लड़ा था नगर निगम का, उसका बेटा है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की राज्य में सरकार है, इसीलिए शायद इतना ज्यादा हौसला बुलंद हो चुका है कि जो मन कर रहा है वो कर रहे हैं दोस्तों, यानी तस्करी खुलेआम कर रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं कि इन लोगों के खिलाफ अगर सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो ये लोग फिर से ऐसे ही तस्करियां करते रहेंगे और लोगों का जीवन अस्त व्यस्त करते रहेंगे। इसी के साथ में मोदी सरकार और बीजेपी वालों को लगता है कि वो जो मर्जी वो चाहे कर ले, कोई उनको रोकने वाला नहीं है। कुछ ऐसा ही मामला सामने आया जहां पर
गुजरात के नेता हार्दिक पटेल जो अब भारतीय जनता पार्टी के विधायक है दोस्तों, उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दायर किया गया था। उस मुकदमे पर आखिरकार आदेश जारी करते हुए भाजपा सरकार ने मुकदमा ही बाद में वापस ले लिया दोस्तों, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी में चला गया। यानी हार्दिक पटेल जैसे ही बीजेपी में गया वैसे ही इसके ऊपर देशद्रोह का मामला हटा दिया गया। इस मामले पर सूरत की कोर्ट ने गुजरात सरकार को फटकार लगाई और पूछा कि आखिर क्यों देशद्रोह का जो मामला हार्दिक पटेल के ऊपर दायर किया गया था 2015 में पाटीदार आंदोलन के दौरान उसे हटा लिया गया है। और ये एक तरीके से राज्य की मशीनरी के खिलाफ एक गलत मैसेजिंग है। यानी राज्य की जो सरकार है वो कैसे देशद्रोह के मुकदमे को राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल कर रही है, इस तरीके का एक मैसेज जाएगा और कहीं ना कहीं राज्य को लेकर लोगों के मन में सरकार की गलत छवि बनेगी दोस्तों। कोर्ट ने और भी कई बड़ी बातें कही है, लेकिन घूम फिरकर बात यही है कि भारतीय जनता पार्टी का नेता बन चुका है हार्दिक पटेल और चुनाव जीत चुका है दोस्तों, तो अब इसे कोई जरूरत नहीं है किसी भी तरीके के कानूनी पचड़े में फंसने की, क्योंकि बीजेपी वाले अपने लोगों को बचाने के लिए सारे प्रयास करते रहते हैं दोस्तों। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा अगर आप भी मानते हैं कि कोर्ट को केवल फटकार नहीं लगाना चाहिए बल्कि इसका सही से इलाज होना चाहिए। यानी इस मामले पर जिन लोगों ने आरोपों को हटाने के लिए सरकार से अनुशंसा की थी उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जानी चाहिए। तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें बांग्लादेश के हिंदू युवक दीपू चंद दास की भीड़ द्वारा बर्बर हत्या के मामले को लेकर प्रियंका गांधी ने आक्रोश व्यक्त किया है दोस्तों। उन्होंने कहा कि किसी भी सभ्य समाज में धर्म, जाति, पहचान आदि के आधार पर भेदभाव, हिंसा या हत्या मानवता के खिलाफ अपराध है। भारत सरकार को पड़ोसी देश में हिंदू, ईसाई और बौद्ध अल्पसंख्यकों के खिलाफ बढ़ती हिंसा का संज्ञान लेना चाहिए। बांग्लादेश सरकार के समक्ष उनकी सरकार का मुद्दा मजबूती से उठाना चाहिए। ऐसे में दोस्तों प्रियंका गांधी की ओर से हिंदू, क्रिश्चियन और ईसाइयों के ऊपर हो रहे अपराध की बात एक बार फिर से स्वीकारते हुए बीजेपी की सरकार से उम्मीद जताई गई है कि वो कोई कार्रवाई करेंगे और जरूर बांग्लादेश की सरकार के ऊपर दबाव बनाएंगे ताकि वो अल्पसंख्यक समाज के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करे। आप लोग अपनी राय जरूर लिखिएगा दोस्तों। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर नेशनल हेराल्ड वाले मामले को लेकर अब कोशिश की जा रही है कि ये मामला लगातार चलता रहे। यानी ये जो नेशनल हेराल्ड वाले केस में कोर्ट की ओर से संज्ञान लेने से ही मना कर दिया गया, ये कहकर कि एफआईआर तो दर्ज है ही नहीं, यानी नींव बनाई नहीं गई और इमारत खड़ी करी जा रही है, तो इसका कोई मतलब नहीं है। इसके बाद जब कोर्ट ने फटकार लगाई दोस्तों, तो अब नए सिरे से कोशिश की जा रही है कि मामले पर कार्रवाई की जाए। सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर कार्रवाई की जाए। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को मिली राहत के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है। ईडी ने सत्र न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील की है। नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट के द्वारा ईडी के चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इंकार कर दिया गया था। इस मामले में सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत 7 लोगों को आरोपी बनाया गया है। कोर्ट ने कहा था कि ईडी चाहे तो जांच जारी रख सकती है, लेकिन जब ईडी ने कोई एफआईआर ही दर्ज नहीं की और ईडी ने एफआईआर के ऊपर ही कोई कार्रवाई नहीं की, यानी पहले एफआईआर दर्ज करना चाहिए था, अपराध तय करने चाहिए थे कि आखिर कौन सा अपराध है, उसके आधार पर जांच पड़ताल होनी चाहिए थी, लेकिन बिना एफआईआर दर्ज किए हुए, बिना आरोप लगाए गए इस तरीके से चार्जशीट तैयार करने की कोशिश की गई है, जिसका कोई मतलब नहीं है। यानी बिना नींव के जांच करके एक इमारत खड़ी करने की कोशिश की गई है। और अब इस मामले पर दोस्तों एफआईआर कुछ दिन पहले दिल्ली पुलिस से करवाया गया था, उसे जोड़कर कोशिश किया जा रहा है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ ये मामला चलता रहे। आप लोग इसे किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि राउज एवेन्यू कोर्ट में अब क्या डिसीजन होता है दोस्तों, ये भी एक दिलचस्प बात रहेगी। साथ साथ कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी आने वाले दिनों में राजस्थान कांग्रेस के संगठन में नई जान फूंकते हुए नजर आएंगे। राजस्थान के सभी जिला के अंदर पार्टी ने नई टीम बनाने का ऐलान किया है। 45 नए जिला अध्यक्षों के नाम को लेकर ऐलान हो चुका है और अब जल्द ही 5 जो बचे हुए जिले हैं उसमें भी अध्यक्षों के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। संगठन के सभी 50 जिलों के अध्यक्षों की घोषणा के बाद राहुल गांधी नई दिल्ली में इन सभी नेताओं की, खासकर जो जिला अध्यक्ष है, उनकी ट्रेनिंग लेंगे दोस्तों और उनको बताएंगे कि कैसे पार्टी के संगठन का काम करना है। पिछले कुछ वर्षों से राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के आक्रामक नेता के तौर पर उभर रहे हैं और पिछले दिनों उन्होंने वोट चोरी के मामले को लेकर जोर शोर से बीजेपी को बैकफुट पर धकेलना शुरू कर दिया है। ऐसे में दोस्तों पार्टी के संगठन के विस्तार को लेकर वो लगातार प्रयास कर रहे हैं और जिला अध्यक्षों पर पूरा फोकस कांग्रेस पार्टी का है। यानी अब कांग्रेस पार्टी सेंट्रलाइज सिस्टम से नहीं बल्कि डिसेंट्रलाइज सिस्टम से काम करेगी। यानी पहले कांग्रेस पार्टी आलाकमान के द्वारा फैसला लिया जाता था और जिला इकाई उसे पालन करवाती थी, लेकिन अब जिला इकाई के द्वारा फैसला लिया जाएगा, पार्टी आलाकमान को बताया जाएगा, वो मोहर लगाएंगे और उसके बाद जिला इकाई के अनुसार काम होगा। यानी सारी पावर जिला इकाई को दी जा रही है और इसके लिए जरूरी है कि जिला अध्यक्षों को जो चुना जाए वो कट्टर कांग्रेसी हो और इसीलिए जिला अध्यक्षों के चयन को लेकर एक पूरी प्रक्रिया पूरे देश भर के अंदर चल रही है। ऐसे में दोस्तों राजस्थान के अंदर भी 50 जिला अध्यक्षों की नियुक्ति होने वाली थी, जिसमें से 45 की हो गई है। 5 को लेकर जल्द निर्णय और उसके बाद दिल्ली बुलाकर उन सबको बताया जाएगा कि किस तरीके से काम करने, एक रोड मैप तैयार करके दिया जाएगा। अगर आप भी मानते हैं कि संगठन के विस्तार से ही कांग्रेस पार्टी का विस्तार होगा और एकदम सही कदम उठा रहे हैं राहुल गांधी, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की
की तरफ, जहां पर हरियाणा विधानसभा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के संबोधन के दौरान जोरदार तरीके का हंगामा हो गया। दोस्तों वंदे मातरम पर बहस चल रही थी। कांग्रेस पार्टी के विधायकों के विरोध के चलते विधानसभा के अध्यक्ष ने कांग्रेस पार्टी के 9 विधायकों को सदन से लंबित कर बाहर कर दिया। हंगामे के कारण सदन की कार्रवाई प्रभावित रही और गतिरोध भी बना रहा। ऐसे में दोस्तों विधानसभा में शून्य काल के बाद विधायक घनश्याम की ओर से वंदे मातरम पर चर्चा को लेकर प्रस्ताव रखा गया था। विधानसभा के अध्यक्ष के द्वारा प्रस्ताव पर मोहर लगा दिया गया। उसके बाद काफी देर तक चर्चा चलती रही। साथ साथ चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर एनसीपी एसपी को स्पष्ट करना पड़ा है कि वो अजित पवार की रकंपा के साथ में यानी एनसीपी अजित पवार गुट के साथ में कोई भी गठबंधन नहीं करेंगे। चर्चा ये चल रही थी कि चाचा भतीजे एक साथ आ जाएंगे, क्योंकि एनसीपी के जो वोटर हैं स्थानीय स्तर के चुनाव में वो डिवाइड हो रखे हैं और उनको एकजुट करने के लिए दोनों गुट अगर साथ में आएंगे तो दोनों को फायदा मिलेगा। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि एनसीपी एसपी यानी शरद पवार गुट ने फैसला लिया है कि वो अजित पवार के साथ नहीं आएंगे, क्योंकि शिवसेना शिंदे गुट ने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर सोच विचार करना शुरू कर दिया है। तो उद्धव ठाकरे ने भी अपनी पार्टी के नेता संजय राउत से बुलवाया था कि अगर अजित पवार के साथ में गठबंधन करते हैं शरद पवार तो इसको बीजेपी के साथ किया गया गठबंधन माना जाएगा। अब दोस्तों दबाव बनाया जा रहा है गठबंधन सहयोगियों के द्वारा, तो उसका व्यापक असर भी दिखाई देने लगा है। आप लोग इस पूरे मामले पर क्या राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि अपडेट लगातार आप लोगों तक इसी तरीके से पहुंचते रहे। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत धन्यवाद।